हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फार्मा की न्यू सीरीज स्टार्ट हो गई है। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ उतना ही डिस्कस होगा जो एक आपके स्टडी के हेल्प करेगा, एक एज अ सप्लीमेंट आपको साइड में इन अ शॉर्ट एक नोट्स मिल जाएगा। सो जनरली आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट दिस ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की ड्रग्स, राइट। मैं यूजुअली कंफ्यूज हो जाती थी इनमें कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनेस्ट्रेज, एंटी कोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक, एंटी एड्रेनर्जिक, बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर्स, ये सब में। तो आज मैं इनको इन शॉर्ट लेके आई हूँ आपके पास ताकि एक आपकी हेल्प हो जाए। लेट्स स्टार्ट नाउ। कोलिनर्जिक ड्रग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार ANS को देख लेते हैं कि उसमें कौन सा रिसेप्टर क्या सिक्रीट करता है। सो दिस इज ANS। अब ANS के अंदर पैरासिम्पथेटिक एंड सिम्पथेटिक। पैरासिम्पथेटिक के अंदर एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है। दिस इज प्री गैंग्लियोनिक, दिस इज गैंग्लियन एंड दिस इज पोस्ट गैंग्लियोनिक, राइट। सो पैरासिम्पथेटिक के अंदर एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, हैज मस्करेनिक रिसेप्टर्स। सिम्पथेटिक के अंदर एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है इन प्री गैंग्लियोनिक एंड नॉर एड्रेनलिन in postganglionic or acetylcholine also in postganglionic, in M receptors, in alpha and beta receptors having noradrenaline. So ये एक general view था about ANS। ANS के अंदर M के अंदर भी M1, M2, M3 3 receptors होते हैं। M2 is present in heart, M3 is present in smooth muscles। अभी हम कोलिनर्जिक सिस्टम पढ़ रहे हैं। एसिटाइल कोलिन एक ऐसा रिसेप्टर है जो कि नर्व कंडक्शन करवाता है। जो एड्रेनर्जिक और नॉन एड्रेनर्जिक हैं, जो ये वाली चीज़ है, हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। समझ आया? M2 इज़ अबाउट हार्ट, M3 इज़ अबाउट स्मूथ मसल। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। कोलिनर्जिक ड्रग्स बेसिकली क्या एक्शन करती हैं? तो कोलिनर्जिक ड्रग्स और एंटी कोलिन एस्ट्रेज। एंटी कोलिन एस्ट्रेज का मतलब कोलिन एस्ट्रेज एसिटाइल कोलिन को डिस्ट्रॉय कर रही हैं विद इन द स्पेस और विद इन द साइनैप्स, राइट। सो वो डिस्ट्रॉय ना करें, दैट इज एंटी कोलिन एस्ट्रेज। मतलब कि वो रिसेप्टर इज प्रोलॉन्ग्ड, द कोलिन एसिटाइल कोलिन का एक्शन इज प्रोलॉन्ग्ड बाय एंटी कोलिन एस्ट्रेज। सो कोलिनर्जिक ड्रग्स और एंटी कोलिन एस्ट्रेज सेम है एज इन इनका एक्शन सेम है, राइट। ये बस उसके एंटी है, बट दोनों का रिजल्टेंट एक्शन इज सिमिलर। नाउ कमिंग टू दिस, हार्ट के अंदर इट कॉजेज ब्रैडिकार्डिया, दैट इज डिक्रीज इन हार्ट रेट। ऐसे नोट को डिप्रेस करेगा, रिफ्रैक्टरी रेट को बढ़ा देगा, AV नोट को भी डिप्रेस करेगा, हार्ट रेट कम हो जाएगी ओवरऑल। कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द मायोकार्डियम डिक्रीजेस। ब्लड वेसल्स के अंदर ये वेजोडाइलेशन करता है। ऑब्वियसली हार्ट रेट डिक्रीज हो रही है, सब कुछ हार्ट की एक्टिविटी कम हो रही है, तो वेसल्स भी डायलेट करेंगी, तो टोटल BP डिक्रीज हो जाएगा। बाकी सब चीज़ें ये ज़्यादा करता है, जैसे कि स्मूथ मसल्स हुआ, ग्लैंड्स हुई, आई के अंदर सीलियरी मसल्स हुई, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आई के अंदर जो सीलियरी एक्शन होता है दैट इज़ पैरासिम्पथेटिक ओनली। सीलियरी मसल्स, गैस्ट्रिक मसल, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स receive only parasympathetic nerve supply, right? So eye के अंदर ciliary muscles का contraction, glands like gastric glands and all secretion is increased, smooth muscles contracts. Example is pilocarpine and arecoline. pilocarpine हम देते हैं जब हमको saliva का production बढ़ाना होता है, right? जो xerostomia के patients होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके यूज़। एंटी कोलिन एस्ट्रेज। एंटी कोलिन एस्ट्रेज ऐसी चीज़ें जो कोलिन एसिटाइल कोलिन को तोड़ रही हैं, उसके अगेंस्ट एक्ट कर रही हैं, राइट। सो इसके अंदर दो होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के अंदर आता है फिजियोस्टिग्मीन, नियोस्टिग्मीन। नाउ फिजियोस्टिग्मीन इज लिपिड सोल्यूबल, इट एंटर्स इन ब्रेन, दैट मीन्स ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है उसके अंदर ये चला जाता है। नियोस्टिग्मीन is not soluble in lipid, so it does not enter in brain. तो usually हम neostigmine use करते हैं because it does not have CNS effects. Coming to irreversible, irreversible के अंदर these are nerve gases, tabun, sarin, soman. Tabun, sarin, soman are nerve gases. Carboxyl, propoxyl and diazinon are insecticides or pesticides. Carboxyl, propoxyl, diazinon. You just have to read their names once so that वहाँ पे option आएगा तो we can do it. Now coming to the uses.
ग्लूकोमा। आज हमने देखा कि ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, तो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा जब किसी भी मसल का, किसी भी ग्लैंड का, तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो जब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो ग्लूकोमा के अंदर रिलीफ मिलेगा। ग्लूकोमा में क्या होता है, फ्लूइड डिपोजिशन हो जाता है। मायस्थेनिया ग्रेविस में ऑटो इम्यून रिसेप्टर्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, तो मसल कंडक्शन, मतलब मसल्स के अंदर नर्व सप्लाई नहीं होती है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं। तो ये यही करेगा, वहाँ पर एसिटाइलकोलिन को इंक्रीज़ कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देगा, तो फिर हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अल्जाइमर्स में भी यही होता है, नर्वस टिश्यू के अंदर नर्व सप्लाई कम हो जाती है, तो रिवास्टिग्मिन और डोनेपेजिल वो मेडिसिन हैं, फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स हैं जो कि इसके अंदर यूज़ होती हैं फॉर अल्जाइमर्स, नॉट फॉर ऑल, दिस इज़ ओनली फॉर अल्जाइमर्स, जो रिवास्टिग्मिन एंड डोनेपेजिल। नाउ ये हमने देखा अबाउट कोलिनर्जिक ड्रग्स एंड एंटी कोलिनेस्टरीज। कमिंग टू ऑक्साइम्स ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ये जो इंसेक्टिसाइड्स वगैरह हैं ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं। तो ये बेसिकली करते क्या हैं, ये जो होता है एसिटाइलकोलिन, उसको या तो कार्बाइमेलेट कर देंगे या तो फॉस्फोरिलेट कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए वो इरिवर्सिबली ब्लॉक हो जाता है और वो वापस रिवर्स नहीं हो पाता इनटू एसिटाइलकोलिन। तो ऑक्साइम्स यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं पैलिडॉक्साइम क्या करता है, इसको इरिवर्सिबली जो ये बाउंड हो चुका है, फॉस्फोरिलेट हो चुका है, उसकी जगह OH आयन वहाँ पे लगा देगा, सो दैट वो फ्री हो जाएगा वहाँ से। दिस इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑक्साइम्स, एट्रोपिन भी यूज़ कर सकते हैं। एट्रोपिन इज़ एंटागोनिस्ट ऑफ दीज कोलिनर्जिक ड्रग्स, वो हम आगे देखेंगे। ओके, अभी तक हमने देखा अबाउट कोलिनर्जिक एंड एंटी कोलिनेस्टरेज, जो दोनों सिमिलर थे। नाउ कमिंग टू एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। लाइक अगर आपको दिख रहा हो थोड़ा सा, कोलिनर्जिक ड्रग्स हाथ पे ब्रैडिकार्डिया है, ये हाथ पे सीवियस एक्शन, इट कॉजेज टैकीकार्डिया। बाकी स्मूथ मसल्स, आइज, ग्लैंड्स पे दिस कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन, ईयर इट कॉजेज रिलैक्सेशन, ठीक है। बेसिकली थोड़ा सा कैमरा फोकस मेरा अलग है और राइटिंग भी, आई एम सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। ग्लैंड्स secretion decrease. Point to be noted here is bile secretion is not affected here, right? Anticholinergics के अंदर bile secretion is not affected. It only affects the gastric glands and other. Smooth muscles dilation, eye dilation, CVS tachycardia. CNS के अंदर it is stimulant and it is depressive for these. एंटी मोशन सिकनेस में हम इसको यूज़ करते हैं। मोशन सिकनेस जो हमको ट्रैवलिंग के टाइम पे होता है उसके अगेंस्ट में। बेसल गैंग्लिया के अंदर जो इंटेंशनल ट्रेमर्स होते हैं, सॉरी अनइंटेंशनल ट्रेमर्स, या तो वो पार्किंसोनिज्म के अंदर भी हम इसको यूज़ करते हैं, राइट। एंटी मोशन सिकनेस एंड बेसल गैंग्लिया के अंदर डिप्रेसिव एक्शन है, CNS के अंदर स्टिमुलेंट एक्शन है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ग्लाइकोपाइरोलेट। नाउ पाइलोकार्पिन तो जो हमने पढ़ा वो इंक्रीज़ करता है सलाइवरी सिक्रीशन, ग्लाइकोपाइरोलेट सलाइवरी सिक्रीशन को डिक्रीज़ करता है। दिस इज़ डाइसाइक्लोमीन। डाइसोसाइक्लोमीन इज़ यूज्ड फॉर एंटी मोशन सिकनेस। हम ट्रैवलिंग करने से अगर 1 घंटा पहले डाइसाइक्लोमीन ले लेते हैं तो इट विल बी वेरी इफेक्टिव टू प्रिवेंट मोशन सिकनेस। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इज़ यूज्ड इन COPD। अगेन क्यों, क्योंकि ये ब्रोंकस को रिलैक्स कर देगा, इसीलिए। ट्रोपिकामाइड इज़ यूज्ड इन आई फॉर ग्लूकोमा। It is not used for glaucoma. I'm sorry for this. This is used as a mydriatic agent for a relaxation of the eye muscle. It is used as mydriatic agent, right? To relax the eyes before eye checkup. जो वो eye drop डालते हैं, that is tropicamide. It cannot be used in glaucoma because it is relaxing the muscle. I'm sorry for my wrong interpretation in this. राइट गाइज, अगर कुछ भी गलत लगता है तो प्लीज़ टू एक्सप्लेन मी इन कमेंट्स। मैं भी बोलने में कुछ गलत बोल सकती हूँ, राइट। तो हमने अभी पढ़ा कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। तो ये तो हो गया हमारा कोलिनर्जिक पार्ट। अभी हम देखेंगे अबाउट एड्रेनर्जिक पार्ट। एड्रेनर्जिक पार्ट हम बिल्कुल शॉर्ट में देखने वाले हैं, जस्ट फॉर यू
या बेसिक पॉइंट्स एटलीस्ट याद रखो, क्योंकि हम बेसिक ही भूल जाते हैं कि क्या कंसेप्ट है, क्या एक्शन करता है, तो हमें डिटेल्स तो याद ही नहीं रहने वाली फिर, राइट। अब हमने कोलिनर्जिक देख लिया, एंटी कोलिनर्जिक देख लिया, एड्रेनर्जिक का हम एक बार फंक्शंस देख लेते हैं कैसे एक्ट करता है, फिर एंटी एड्रेनर्जिक दैट इज़ ब्लॉकर्स का भी देख लेंगे। इसका समवॉट सिमिलर एक्शन है टू कोलिनर्जिक, समवॉट सिमिलर, पूरा नहीं, समवॉट सिमिलर टू कोलिनर्जिक, सॉरी समवॉट सिमिलर टू and the anticholinergic, adrenergic का action somewhat similar to anticholinergic है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर ये जो बन रहा है एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, डोपामाइन, दीज आर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स और एड्रेनर्जिक components. They are synthesized from phenylalanine. Phenylalanine synthesizes tyrosine, tyrosine dopamine to noradrenaline and noradrenaline to adrenaline. ये फिर आगे जो सिक्रेशन हो जाता है उसके बाद में कॉम्प्ट और मोनोअमीन ऑक्सीजनेज एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं इसको डिकम्पोज करके फिर वैंडेलाइन मैलिक एसिड करके बन जाता है। ये तो सिक्रीशन का प्रोसीजर हुआ, वो उसको वापस रीअपटेक का प्रोसीजर है, तो ये ऐसे करके ख़त्म हो जाता है, राइट। अब इसके अंदर 2 रिसेप्टर्स होते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो वाला पार्ट फिजियोलॉजिकल, आप चाहें तो बुक से KD त्रिपाठी से रेफर कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे अबाउट रिसेप्टर्स। अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, यहाँ पे जो बीटा 1, बीटा 2, रिमेंबर M2 जो था वो हार्ट में था, दैट इज़ मास्करेनिक रिसेप्टर्स। बीटा 1 इज़ इन हार्ट एंड बीटा 2 इज़ इन ब्रोंकस, जो नोट करना है। नाउ अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2, तो अल्फ़ा 2 का जो एगोनिस्ट है दैट इज़ फिनाइलेफ्रिन, और अल्फ़ा 1 का जो एंटागोनिस्ट है दैट इज़ प्राजोसिन। अल्फ़ा 1 का एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, अल्फ़ा 2 का एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। ये बस याद करने के लिए एक बार रीड कर लो, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। क्लोनिडीन एंड योहिम्बीम एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, फिनाइलेफ्रिन प्राजोसिन एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, ये हो गया अल्फ़ा। ना इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड हियर इज जो नॉरएड्रेनलिन तो अल्फ़ा और बीटा दोनों एक्शंस करता है, नॉरएड्रेनलिन बीटा 2 एक्शन नहीं करता है, तो नॉरएड्रेनलिन हमारा ब्रोंकस पैक्ट नहीं करता है। आइसोप्रेनलिन अल्फ़ा एक्शंस नहीं करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके एक्शंस, इन शॉर्ट में हम पूरा देख रहे हैं कि आपको एक बेसिक कंसेप्ट याद हो जाए। हार्ट के अंदर अल्फ़ा रिसेप्टर्स टैकीकार्डिया करते हैं क्योंकि अल्फ़ा रिसेप्टर्स वेसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर्स हार्ट में होते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर्स हार्ट में होते हैं, जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं वो तो वेसो डायलेशन करते हैं। वेसल्स में भी बीटा 2 होते हैं, हार्ट के अंदर बीटा 1 होते हैं। तो बीटा 2 वेसो डायलेशन करते हैं तो वो ब्रैडीकार्डिया करते हैं, और अल्फ़ा वेसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं तो वो टैकीकार्डिया करते हैं। नाउ वेसोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल मोस्ट कॉमनली आस्क्ड, इफ़ वी ब्लॉक अल्फ़ा रिसेप्टर्स, if we are blocking alpha receptors or alpha blockers are given to the patient, the alpha constriction activity is blocked, so it leads to dilation, that is vasomotor reversal of Dale, it leads to vasodilation। इतना सही कंसेप्ट है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो क्योंकि इस फार्मा में आप जितना डीप में जाओगे उतना आप कंफ्यूज होते चले जाओगे, यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर इट इन एग्जाम। नाउ बीटा 2 हमने देखा ब्रोंकस में होता है, इट कॉजेज ब्रोंकोडाइलेशन, राइट। नाउ अल्फ़ा 1 सीलियरी मसल्स मीड्रियासिस करता है, मैंने अभी आपको बताया एंटीकोलिनर्जिक में भी मीड्रियासिस था, यहाँ पर समवॉट सिमिलर एक्शन है, ये भी मसल्स को लगभग डायलेट ही कर रहे हैं, ठीक है। यूटेराइन मसल्स को भी बीटा रिसेप्टर्स डायलेट करते हैं। एक ट्रायगोन मसल होती है जिसको अल्फ़ा रिसेप्टर्स कंस्ट्रिक्ट करते हैं। नाउ इंसुलिन के अंदर जो बीटा 2 है वो इंक्रीज, मतलब 2 रिसेप्टर्स इंसुलिन को इंक्रीज़ करवाते हैं, और जो हाइपरग्लाइसेमिक एक्टिविटी है जैसे कि ग्लूकोज का बनना, फैटी एसिड्स का ग्लूकोनियोजेनेसिस, दूसरे कंपाउंड से ग्लूकोज का बनना, वो सब कुछ बीटा 2 इंक्रीज़ करता है। अल्फ़ा इन जनरल इंसुलिन को भी कम कर देता है और बाकी सब चीज़ों को भी कम कर देता है, ठीक है। ये बेसिक एक्शन था। अब इसी से हम और डीप में नहीं जाएंगे, ये जो बेसिक एक्शन है लगभग हमारा
एंटीकोलिनर्जिक जैसा ही था। तो अब जो एंटी एड्रेनर्जिक का एक्शन है वो लगभग कोलिनर्जिक जैसा ही होगा, या फिर हम इसका ऑपोजिट कर देंगे, राइट। इतना कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि हम एक चीज़ पढ़ लेंगे फिर उसका ऑपोजिट हम दूसरे में कर देंगे ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो एंड वी कुड रिमेंबर इट ईजीली। नाउ बस दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस 4 टॉपिक्स जो मुझे बहुत कन्फ्यूज कर देते हैं। मैंने अपने लिए एक शॉर्ट नोट्स बनाया है, तो आपकी भी एक हेल्प हो जाएगी। नाउ अल्फ़ा ब्लॉकर्स, अल्फ़ा क्या कर रहा था? अल्फ़ा मीडियासिस कर रहा था, तो अल्फ़ा को हम मियोसिस करवाएंगे, ठीक है। अल्फ़ा यहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन कर रहा था बीपी में, तो हम वेजो डायलेशन करवाएंगे। दैट इज़ हम हाइपरटेंशन के अंदर ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, राइट। हाइपरटेंशन के अंदर अल्फ़ा ब्लॉकर्स यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। और अल्फ़ा इंसुलिन को डिक्रीज़ करता है, तो डायबिटीज़ के अंदर हमको तो इंसुलिन देना होता है, तो हम वहाँ अल्फ़ा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा तो डिक्रीज़ कर रहा है तो अल्फ़ा ब्लॉकर्स इंक्रीज़ करेगा इंसुलिन को। ऐसा थोड़ा थोड़ा इससे रिलेट कीजिए चीज़ों। देखिए अब हम इसके कंसेप्ट्स पढ़ते हैं। फियोसाइटोक्रोमा के अंदर तो एड्रेनलिन वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एड्रेनल मेड्यूला का डिजीज़ है ये, तो हम अल्फ़ा ब्लॉकर्स ही देंगे। दिस इज़ मोस्ट कॉमन। बिनाइन हाइपर प्रोस्टेट, बिनाइन हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। नाउ तो ये हाइपरट्रोफी हो गई है, तो यहाँ पर हमको रिलैक्सेशन नहीं कराना है। बीटा तो रिलैक्सेशन करवा रहा था, तो हमको यहाँ पे अल्फ़ा ब्लॉकर देंगे, तो वो कंस्ट्रिक्शन होगा तो रिटेन नहीं होगा वहाँ पर यूरिन। रेनॉल्ड्स डिजीज़ में भी यही है, हमको अल्फ़ा वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, तो रेनॉल्ड्स डिजीज़ में हमको वेजो डायलेशन करवाना है, क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन से ही तो रेनॉल्ड्स डिजीज़ हो रही है, राइट। थोड़ा सा हम कंसेप्चुअली जाएंगे ना तो हमको समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। आप थोड़ा सा ये इसका इफ़ेक्ट्स पढ़ लीजिए तो इससे याद हो जाता है। नाउ ग्लूकोमा में हम क्या यूज़ कर रहे थे? कोलिनर्जिक, तो बीटा ब्लॉकर्स हम यहाँ यूज़ करेंगे, सेम एज कोलिनर्जिक इफ़ेक्ट्स। ट्रेमर्स जो होते हैं तो ये यहाँ पे थोड़ा याद रखिएगा, थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर हम बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा शांत कर देता है उन चीज़ों को, इट डिप्रेसेस दीज एक्टिविटीज़, क्योंकि ये बीटा ब्लॉकर्स का इफेक्ट है ऑन एक्सट्रीमिटीज़, ऑन पेरिफेरली ये इफेक्ट होता है। माइग्रेन के अंदर भी वेजोडाइलेशन होता है, लेकिन हमको करवाना क्या है? वेजो कंस्ट्रिक्शन, और बीटा 2 रिसेप्टर्स वेजोडाइलेशन करते हैं, तो हमको ऑपोजिट करना है यहाँ पे, इसलिए माइग्रेन में भी यूज़ करेंगे। हाइपरटेंशन में माइल्ड एक्शन होता है, क्योंकि बेसिकली बीटा ब्लॉकर्स का एक्शन तो बीपी को कम करना है, बीपी को कम करना है, मतलब बीटा रिसेप्टर्स जो थे वो बीपी को कम कर रहे थे, तो बीटा ब्लॉकर्स इस बीपी को बढ़ाएंगे, राइट। तो इट हैज़ अ वेरी माइल्ड एक्शन, बट स्टिल इट इज़ यूज्ड एज फर्स्ट डिग्री ड्रग, क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत कम हैं, और इन जनरली हाइपरटेंसिव ही एक्शन कर रहा, हाइपरटेंसिव को कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कार्डियो सेलेक्टिव ड्रग्स कौन सी हैं? कार्बिडोलॉल कार्डियो सेलेक्टिव नहीं है, कार्बिडोलॉल अल्फ़ा एंड बीटा एक्टिंग है। कार्डियो सेलेक्टिव है मीटोप्रोलॉल एंड एटेनोलॉल, ठीक है। अभी हमने ये शॉर्ट में देखा, आपको कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट में बताइए। कुछ चीज़ समझ नहीं आई, आई एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। कुछ कन्फ्यूजन है, रीड इट इन द टेक्स्ट बुक, और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप कंसेप्ट से समझेंगे आपको याद हो जाएगा। ब्लॉकर्स का एक्शन कोलिनर्जिक जैसा है, थोड़ा थोड़ा सा। एड्रेनर्जिक का एक्शन एंटीकोलिनर्जिक से है, थोड़ा थोड़ा सा। ओके, थैंक यू। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, and do follow my Instagram page also. Thank you.